हमारे कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, कक्षा 9वीं का द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है वो विज्ञान का रहेगा, साइंस का रहेगा, ठीक है, जिसका पेपर कोड रहता है 200। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की। 2025-26 में ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे और उन्होंने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है। तो फॉर्म डाल दिया है तो 5 जून को अब आपका पेपर रहेगा विज्ञान का। विज्ञान का पेपर कैसा आता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। 23 क्वेश्चन रहते हैं, 75 नंबर का पेपर रहता है, लेकिन कुछ गलतियां आप करोगे तो आपको फिर उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर किस प्रकार आने वाला है, कैसा पेपर आपका आता है, कैसे क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा क्या है। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है। मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 2,8,2 अनुसार आपका इसमें होगा, लिख के रख लीजिएगा। 2 अस्थियां आपस में जुड़ी होती है तो 2 अस्थियां आपस में जो जुड़ी होती है वो कंडरा द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम टेंडन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेग का मात्रक होता है तो वेग का जो मात्रक होता है ms1। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। कार्य करने की दर को कहते हैं ऊर्जा कहा जाता है। और निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जो होगी वो हो जाएगी गेहूं, और धान, मक्का, सोयाबीन ये खरीफ की फसलें हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम आंसर लगा लेंगे, इंग्लिश में सेम आंसर होंगे। यहाँ पर आपका वीट हो जाएगा, गेहूं। यहाँ पर आगे आप बात करें सभी प्रश्नों की तो एक से एक वीडियोस के माध्यम से हम आपकी बेहतर तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक हमारे बच्चों का दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बर्फ का गलनांक होता है 273 के होता है। 273 इसमें आप लिखेंगे 273 के होता है। कोलाइडी विलियन प्रभाव दर्शाता है तो कोलाइडी विलियन जो प्रभाव दर्शाता है इसमें लिख देंगे आप ब्राउनी आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को में मापा जाता है तो परमाणु त्रिज्या को में मापा जाता है एंगस्ट्रॉम आंसर होगा आपका। परमाणु में उदासीन कण होता है तो परमाणु में जो उदासीन कण होता है उसका नाम होता है न्यूट्रॉन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के द्वारा होता है तो ये होता है रंध्र के द्वारा। रंध्र इसमें आंसर हो जाएगा, जिसे हम स्टोमेटा भी कह सकते हैं। ध्वनि खालिस्तान में संचरित नहीं हो सकती, निर्वात, इसमें आ जाएगा निर्वात। ये रहे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में यहाँ पर हम सत्याफत्य देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है, सत्याफत्य ऐसे लिखना है। मैं राइट का निशान लगाऊंगा मतलब सत्य, और जहाँ कट का निशान लगाऊंगा वहाँ पर आपको असत्य लगाना है, असत्य लिखना है। ऐसे कट का निशान नहीं लगा कर जाना है, पर आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य लिखिए। मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, असत्य लगाएंगे, असत्य ये लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कट लगा दिया है मतलब असत्य लिखना है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, असत्य। ओडोमीटर वाहन की दूरी मापता है, सत्य। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, सत्य। 1 kWh एक यूनिट के बराबर होता है, असत्य। साहीवाल गाय की विदेशी नस्ल है तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसमें आप पहले में लगाएंगे फॉल्स, इसका भी फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद में पेज पलट लेते हैं। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा।
तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो जोड़ी है इसको सही हम देखेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, सभी आंसर आपको कंप्लीट करवाएंगे 1 से लेकर 23 तक। सही जोड़ी बनाइए। कार्बन डाइऑक्साइड तो शुष्क बर्ब, ब्रोमीन तो इसको आप मिलाएंगे अधातु, एक अश्व शक्ति 746 वाट, दाब, प्रणोद, प्रति ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल, कड़कनाथ मुर्गा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हमने हिंदी मीडियम में बताया सेम टू सेम जोड़ी मिलाएंगे, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। जल का क्वथनांक बिंदु लिखिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। तत्व को परिभाषित कीजिए। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ। त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है m/सेकेंड या m सेकेंड या की घात -1, है ना। मिनट सेकेंड, 1 मिनट में 1 मिनट पर सेकेंड, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। सामान्यतः जी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो कार्य करने की दर। सामान्यतः मनुष्य की सर्वथा परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यहाँ पर 1 वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेंगे अच्छे से, इनको करिएगा कंप्लीट। उसके बाद में आ जाते हैं हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की ओर। सभी आंसर भी हम देखेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा, उदर्वपातन को परिभाषित कीजिए। समपीड्यता किसे कहते हैं? तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर। कोलाइडी विलियन के 2 गुण। परमाणु को परिभाषित कीजिए। अणु से आप क्या समझते हैं? आगे देख सकते हैं, एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए। लाइसोसोम के कार्य लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार सभी क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा, आंसर भी देखेंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन समझा के आपको और बस पागल बनाने का काम नहीं है, आंसर भी आपको बताएंगे। आंसर आपको नहीं याद है तो आप कर लीजिएगा। एक समान गति क्या है? औसत चाल को परिभाषित कीजिए। जड़त्व को परिभाषित कीजिए तथा जड़त्व की 2 अवस्थाएं लिखिए। न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। आगे देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 वॉट शक्ति को परिभाषित कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगों व अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई 2 अंतर। उसके बाद अनुरण किसे कहते हैं? इसे कैसे कम किया जा सकता है? मिश्रित खेती को परिभाषित कीजिए। और या फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? उसके बाद में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सारे, आंसर भी हम देखने वाले जस्ट अभी। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इनके रासायनिक सूत्र बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते रहें। और यहाँ पर अथवा वाला है, यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। तो इनके नाम लिखना है। उसके बाद में हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाकर इसका कोई एक कार्य लिखिए। और यहाँ पर रेखित पेशी या अरेखित पेशी में कोई 3 अंतर बताना है। दूरी और विस्थापन में कोई 3 अंतर बताना है। और चाल और वेग में कोई 3 अंतर यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है। पूरा यदि आपने लगा लिया तो पूरे नंबर आपके ही आएंगे। समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। निम्न परमाणुओं की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF का मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जंतु कोशिका का पादप कोशिका का नामांकित चित्र। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई 4 अंतर। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों?
अब आंसर देख लेते हैं हम 6 से लेकर तो 23 तक आंसर हम देखेंगे। उससे पहले यदि आपने यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर इसी प्रकार आप चाहते हैं कि वीडियो आपको मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आइए तो बढ़ते हैं हम पहले जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसके आंसर से अथवा सही आंसर हम देखेंगे, ताकि हमारी बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए, वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को वीडियो को, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे अपनी बेहतर तैयारी कर सके। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका आंसर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर उदरपातन को परिभाषित कीजिए। तो उदरपातन वे प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार गैस को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाती है। छठे का अथवा वाला भी आप देख लो। अथवा वाला भी समपीड्यता किसे कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा है, अथवा छठे का अथवा वाला समपीड्यता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लगाएंगे। समपीड्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर दबाव डालने पर उसके आयतन में कमी आती है। गैसों में ये गुण सबसे अधिक होता है जबकि ठोसों में नगण्य होता है। 7वां क्वेश्चन, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताना है। तो यहाँ पर हम तत्व और यौगिक में दो अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला अंतर आप स्क्रीन पर देखेंगे। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। दूसरा अंतर, तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और यौगिकों को रासायनिक विधियों द्वारा उनके घटक तत्वों में अलग किया जा सकता है। अब हम 7वें तत्व वाला देखेंगे, कोलाइडी विलयन के 2 गुण। तो इसके 2 गुण देखेंगे हम। ये एक समांगी मिश्रण है, पहला गुण हो जाएगा। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वे प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे अब हम। 8वां, परमाणु को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक रूप से अविभाज्य है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणविक कणों से बना होता है। हालांकि हाइड्रोजन एक परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका 8वें तत्व वाला, अणु से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी आप देख लो। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह है जो रासायनिक बंधों द्वारा एक साथ दृढ़ता से जुड़ा होता है। ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका आंसर देखेंगे। एल्यूमिनियम जिसे हम Al का परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, जिसका अर्थ है कि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9वें तत्व वाला भी आप देख लो। पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करने वाले हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां बताइए। तो यहाँ पर देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख कमियां निम्नलिखित है। तो पहली कमी यहाँ पर हम देखेंगे, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं। ये मॉडल ये नहीं समझा जा सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए स्थायी रूप से कैसे रह सकते हैं। यदि वे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो उन्हें नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति स्पष्ट नहीं। मॉडल के इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाओं या स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे परमाणु की संरचना अस्पष्ट रही। अब 10वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लाइसोसोम के कार्य। बहुत सारे बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, यदि आप के पास समय कम है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेना, बाकी PDF तो मैं आपको दे दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम के 2 कार्य हैं। अंतः कोशिकीय पाचन पहला कार्य है। ये कोशिका के अंदर बाहरी पदार्थों जैसे भोजन कणों या बैक्टीरिया का पाचन करते हैं, जैसे ऑटोफेगी।
ये पुराने क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकांगों को पचाकर कोशिका की सफाई करते हैं, जिससे कोशिका स्वास्थ्य बना रहता है। अथवा वाला देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो इसको देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद में आ जाता है 11वां क्वेश्चन, उत्तक को परिभाषित कीजिए। तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांशतः उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक में समान संरचना और कार्य होते हैं। इसका 12वां वाला, एक समान गति क्या है? क्वेश्चन आप पेपर में देख ही चुके हैं, आंसर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु एक सीधे रेखा में चलती है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में अत्व वाला, त्वरण शून्य अत्व वाला है, औसत चाल को परिभाषित कीजिए। औसत चाल को यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे तो आंसर देखेंगे। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। बस इतना ही आपको लिखना है। 13वां क्वेश्चन, जड़त्व को परिभाषित कीजिए या जड़त्व की दो अवस्थाएं लिखिए। तो आंसर देखेंगे, जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वे अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। बस इतना ही आपको लिखना है। और उसकी अवस्थाएं में इतना आप लिख सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि विराम अवस्था में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है और गतिमान वस्तु तब तक उसी गति और उसी दिशा में गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इसकी अवस्थाएं, विराम का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वे अपनी विराम अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। उसके बाद 13 का अथवा यहाँ पर देखेंगे आप, अथवा वाला, न्यूटन की गति संबंधी तृतीय नियम लिखिए तथा एक उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन का गति तृतीय नियम स्पष्टीकरण, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम बताता है कि बल हमेशा जोड़ों में होते हैं। यदि कोई वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाती है तो वस्तु बी और ए पर समान परिणाम का लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। उदाहरण भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब एक तैराक पानी में तैरता है तो वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। उसके बाद में 14वां, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। 15 का, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल कार्य वही कार्य है जो 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने पर करता है। इसका अथवा वाला 15 का, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 वाट शक्ति वह शक्ति है जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। 16वें का आंसर देखेंगे यहाँ पर, अनुप्रस्थ तरंगों व अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई दो अंतर। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। इसका 16वां का अथवा देखेंगे अब हम। प्रश्न क्रमांक जो 16 का अथवा वाला है, अनुरण किसे कहते हैं, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो अनुरण किसी बड़े स्थान जैसे कि ऑडिटोरियम में ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण ध्वनि की दृढ़ता है। इसे अवशोषक सामग्री जैसे पर्दे, कालीन और फर्नीचर का उपयोग करके कम किया जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है 17वां वाला, मिश्रित खेती को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मिश्रित खेती कृषि की एक प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17वां का आप देखेंगे अथवा वाला, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। फसल चक्र एक ही खेत में विभिन्न फसलों
को एक निश्चित क्रम में बारी बारी से बोने की प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों व रोगों का नियंत्रण होता है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाकर इसका कोई एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर मैं कार्य बता रहा हूँ, चित्र अभी बाद में बता देंगे आपको। इसी वीडियो के लास्ट में आपको चित्र इसका मिल जाएगा। यहाँ पर इसका कार्य आप देखेंगे तो हृदय पेशी का मुख्य कार्य हृदय को लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल करना है, जिससे शरीर के सभी भागों में रक्त पंप होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20वां था, दूरी और विस्थापन में कोई 3 अंतर। यहाँ पर दूरी और विस्थापन के बीच मुख्य जो अंतर है उसको हम देखेंगे। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। पहला अंतर कंप्लीट होगा। यहाँ पर दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। उसके बाद में इसका अथवा वाला चाल और वेग में 3 अंतर। तो चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल किसी भी दिशा में तय की गई दूरी की दर है, जबकि वेग एक विशिष्ट दिशा में विस्थापन की दर है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, जबकि वेग ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपके बच रहा है वो अब हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमने नहीं देखा था। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखना था। तो ये रासायनिक सूत्र देख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र हो जाएगा वो Na2O हो जाएगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र है उसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर AlCl3 हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 हो जाएगा। उसके बाद में इसका अथवा वाला भी आप यहाँ पर देख लेंगे। ये यहाँ पर बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो HBr हो जाएगा, और पोटेशियम सल्फेट का जो सूत्र होगा K2S4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था आपका, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर। तो इसका आंसर भी आप देख लेंगे। अंतर यहाँ पर रहेगा, बेलनाकार और अशाखित होती है। कौन? तरकू के आकार की होती है। यहाँ पर देख सकते हैं रेखित पेशी और अरेखित पेशी दोनों ही अंतर। यहाँ पहला अंतर स्पष्ट हो गया है। केंद्रक बहुकेंद्रीय होती है रेखित, और एक केंद्रीय होती है कौन? अरेखित। इसमें एक अंतर वो देखेंगे। कार्य प्रणाली तो ये ऐच्छिक होती है, इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है, और ये अनैच्छिक होती है, इच्छा शक्ति से नियंत्रित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 21 का जो आंसर था वो ये था, समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने के कारण परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। उसके बाद में इसके 3 अनुप्रयोग देख सकते हैं आप, चिकित्सा, पुरातत्व और परमाणु ऊर्जा। तीनों के स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। उसके बाद में ये इसका अथवा वाला और था, परमाणुओं की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में। एक प्रश्न और था, जंतु कोशिका या पादप कोशिका में अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर है। ये देख सकते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। पहला अंतर, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएँ होती है या वे अनुपस्थित होती है। इतने अंतर इसमें काफ़ी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23वां जो था, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना के कारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर और बल का सूत्र व्युत्पन्न करना। ये पूरा इसका आंसर है, ये आप लिख लेना चाहिए, पूरा ये है। उसके बाद में ये 23 का अथवा वाला रहेगा आपका, गतिशील बस के अचानक रुकने या चलने पर प्रभाव। तो ये देख सकते हैं आप, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसके आंसर ये हो जाते हैं पूरे कंप्लीट। 6 से लेकर 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल गया है। 1-2 चित्र जो बच रहे हैं वो सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको मिल जाएंगे। चित्र आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देख लेना उनको।